चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर जो 5 है वो है हमारा बोर्ड कमिटीज। बोर्ड कमिटीज बेसिकली क्या होती है, देखो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें इतने सारे डायरेक्टर्स होते हैं। अब क्या उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि अगर कोई भी मान लो नॉर्मल बेसिक सा काम है तो सारे सारे डायरेक्टर्स अपना सारा काम धाम छोड़ के वो एक काम के ऊपर आ जाए। लेट्स से अगर कोई काम है हमारे इंटरनल कंट्रोल का या ऑडिट का, तो 20 डायरेक्टर्स हैं, वो सब अपना सारा काम छोड़ के वो ऑडिट का काम संभाल रहे हैं। फिर कोई नया काम आया, फिर 20 के 20 उस नए काम पे चले गए, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है कि आप है ना स्पेसिफिक कामों को करने के लिए क्या बनाओ, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दो, और उसमें जो डायरेक्टर्स उस काम में एक्सपर्ट है, लेट्स से कोई डायरेक्टर अगर ऑडिट के काम में एक्सपर्ट है तो उसको वहां पे ले आओ, कोई डायरेक्टर अगर नॉमिनेशन के काम में एक्सपर्ट है उसको वहां पे ले जाओ। तो जो भी डायरेक्टर अलग अलग काम में एक्सपर्ट है तो बेटर है ऐसे ग्रुप बना लो, और फिर अब जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सबके सब उस काम में नहीं आएंगे, जो भी हमने वो ग्रुप बनाया है वो पर्टिकुलर ग्रुप उस काम को हैंडल करेगा, और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बोर्ड कमिटीज। तो अब देखो जो बोर्ड कमिटीज हैं, ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, डायरेक्टर्स ही होंगे, और जो बोर्ड है वो कमिटीज को अपने पावर्स के करेगा, डेलीगेट करेगा कि अच्छा इस मैटर में आप जो कमिटी है वो काम करेगी। अब आइदर बोर्ड बोल सकता है अपनी पावर्स दे दी कि ठीक है तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे काम करो, या बोर्ड बोल सकता है कि आप हमेशा क्या करना, जो भी काम करोगे आप हमसे अप्रूव करवा लेना, तो वो अप्रूवल वाली चीजें भी वहां पर बोल सकता है। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कुछ कमिटीज होती है परमानेंट कमिटीज जो एट ऑल टाइम्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज यानी कि परमानेंट कमिटीज जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। और कुछ होती है एडहॉक कमिटी। एडहॉक मतलब क्या होता है, टेम्पररी, यानी जो हमने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई थी वो टास्क कंप्लीट हो गया तो हम कमिटी को भी क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, अब ये बोर्ड कमिटी से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी, एक तो देखो क्या होगा कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो अपना बाकी फोकस जो है वो अलग अलग मैटर्स पे दे पाएंगे, सबके सबको एक मैटर में आने की जरूरत नहीं है, तो टाइम सेविंग होगी, इफेक्टिवनेस एनहांस होगी, ठीक है। इसके बाद में जो कमिटी है क्योंकि उसमें एक्सपर्ट लोग होंगे तो वर्क का क्या आ पाएगा, स्पेशलाइजेशन वगैरह आ पाएगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, टेबल एफ हमें गिवन है कंपनीज एक्ट की। टेबल एफ में कुछ कुछ बातें बोल रखी हैं रिगार्डिंग कमिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या बोला है, जो अभी हमने बात की थी कि जो बोर्ड है वो अपने कुछ कुछ पावर्स दे सकता है किसको, कमिटी को, और कमिटी को बोर्ड की बात ऑब्वियस सी बात है कि वो माननी पड़ेगी। इसके बाद में कमेटी का खुद का एक चेयरपर्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है मीटिंग्स वगैरह होंगी, जो भी मीटिंग्स होंगी उन मीटिंग्स के मिनट्स रिकॉर्ड होंगे। देन मीटिंग में अगर चेयरपर्सन नहीं आया 5 मिनट्स में, या चेयरपर्सन है ही नहीं, तो फिर वही नॉर्मल कि आप अपने में से किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। मीटिंग्स कब होंगी, एडजर्नमेंट कैसे होगा, वो कंपनी जो कंपनी है अपने आप डिसाइड कर लेगी। और फिर जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होता है, वही मेजोरिटी से होगा। अगर मान लो कॉमन आ जाते, क्वालिटी ऑफ वोट्स आ जाते, तो फिर चेयरपर्सन का क्या रहेगा वहां पे, कास्टिंग वोट रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक जो अपने कंपनीज एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस हैं वही एप्लीकेबल हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने एक चीज पढ़ी हो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डायरेक्टर है जिसने कुछ टाइम तक कंपनी में काम किया और कुछ टाइम के बाद पता चल रहा है कि वो डायरेक्टर तो बिगनिंग से डिस्क्वालिफाइड था, अपॉइंटमेंट वैलिड ही नहीं था, तो क्या जो उसने पता चलने तक कि वो डिस्क्वालिफाइड है, पता चलने तक जो भी पहले वाले काम किए हैं क्या वो सारे काम वैलिड माने जाएंगे या वो वॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि जो पहले वाले काम है पता चलने के पहले तक के वो सारे काम वैलिड माने जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम है कि कमिटी का कोई काम किया डायरेक्टर ने और बाद में रियलाइज होता है कि वो तो डिस्क्वालिफाइड था या बिगिनिंग से ही उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था, तो जो पता चलने से पहले काम कर लिए वो वैलिड ही माने जाएंगे। पता चल गया स्टिल कंटिन्यू कर रहा है तो वो वाले काम वैलिड माने जाएंगे क्या, नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ओके इसके बाद में क्या बोल रहा है कि रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो सकता है, मतलब कहीं कहीं पे अगर मीटिंग बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्ट में नहीं लिखा हुआ कंपलसरी, तो आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी पास कर सकते हो, वो हमें इस वाले पॉइंट में गिवन है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, कमिटी के मेंबर्स। कमिटी के मेंबर्स जो हैं आइदर वो कौन सेलेक्ट करेगा, कमिटी का बोर्ड सेलेक्ट करेगा, या चेयरपर्सन है तो फिर चेयरपर्सन सेलेक्ट कर लेगा। वही नॉलेजेबल होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, तो बेसिक बेसिक सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। इसके बाद में क्या बोला, चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, वही है आइदर बोर्ड अपॉइंट कर लेगा या फिर कमिटी के मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे। अब चेयरपर्सन वही होगा जिसके पास में क्वालिटीज हैं लीडरशिप की, मैनेजमेंट करने की, ठीक है, मीटिंग को वो अपने शोल्डर्स पे उठा सकता है, ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए, ठीक है। चलो
अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें गिवन है कुछ कुछ कमिटीज ऑफ द बोर्ड जो कि मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी एलओडीआर। अब देखो क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस में कौन कौन सी कमिटीज हैं, ये गलती से आ गया है। कंपनीज एक्ट में कौन सी है, ऑडिट कमिटी, एनआरसी, एसआरसी एंड सीएसआर कमिटी। और अपने एलओडीआर में स्टार्टिंग की तीन तो सेम है, लेकिन वहां पे सीएसआर कमिटी नहीं है, उसकी बजाय यहाँ पे कौन सी कमिटी है मैंडेटरी में, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ऑडिट कमिटी से। अगर हम लोग बात करें ऑडिट कमिटी की तो वो दोनों में ही है, कंपनीज एक्ट में भी है एज वेल एज एलओडीआर में भी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट में, अच्छा इस चैप्टर में जो कमिटीज के कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं आपको वो लर्न करना है, और जो रेगुलेशंस हैं एलओडीआर की वो लर्न करनी है। देखो 4 ही कमिटीज हैं ईच, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चैप्टर में सेक्शंस और रेगुलेशंस लर्न कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कंपनीज एक्ट के बारे में। कंपनीज एक्ट में सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 177 किसका है, ऑडिट कमिटी का। तो सेक्शन 177 और रूल्स कौन से हैं, कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014। तो जो भी लिमिट आपने पढ़ी ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में, वो सेम टू सेम लिमिट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। देखो किसको तो चाहिए, एक तो वही लिस्टेड कंपनीज को, इसके बाद में पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 10 CR और मोर, देन पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है 100 CR और मोर, और लास्ट में क्या बोल दिया, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स वगैरह एक्सीड करते हैं 50 करोड़ और तो इनके लिए आपको क्या अपॉइंट करने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, और इनकी जो ये लिमिट है सेम टू सेम लिमिट में आपको क्या बनाने की जरूरत है, ऑडिट कमिटी भी। अभी हम एनआरसी पढ़ेंगे उसकी भी वही सेम ही लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है। चलो अब देखो एलओडीआर में तो क्या बोलता था कि ऑब्वियसली ये मैंडेटरी है ही। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन के फॉर्मेट में दे रखा है क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट की बात कर लेते हैं, तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला है, मिनिमम कितने लोग चाहिए डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। पर ये मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती है सेक्शन 8 कंपनीज में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, उनको बेसिक ऐसे नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ने लिखना आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। तो ये हमारा कंपनीज एक्ट का। देन क्या बोलता है यहाँ पे कंपनीज एक्ट में चेयरमैन का इंडिपेंडेंट होना मैंडेटरी नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में इसमें 4 पॉइंट्स बोले हैं। ठीक है, अब देखते हैं एलओडीआर क्या बोल रहा है। एलओडीआर में सबसे पहले तो वही बोल दिया है बेसिक कि आपको मैंडेटरी है कमेटी बनाना, और यहाँ पे भी सेम ही है, मिनिमम आपको डायरेक्टर्स चाहिए कितने, 3। तो दोनों में मिनिमम कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था मेजॉरिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन सेबी में क्या बोल दिया, एटलीस्ट 2/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। और जो ये वर्ड है एटलीस्ट, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, पहले ओनली 2/3 लिखा हुआ था, तो वही कंफ्यूजन था, मैक्सिमम माने मिनिमम माने, तो उसने क्लैरिफाई कर दिया एटलीस्ट 2/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और जिस कंपनी में एसआर इक्विटी शेयर्स है, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स हैं, वहां पे तो इस कमेटी में ओनली टोटल जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला था, मेजॉरिटी होना चाहिए फाइनेंशियली लिटरेट। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं सबके सब क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट, और एक मेंबर एक्सपर्ट होना चाहिए जिसके पास में अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज और एक्सपर्टीज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट में कहा था कि चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी नहीं है, एलओडीआर में क्या कहता है, चेयरमैन का इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है, और ऑल्सो वो एजीएम में प्रेजेंट रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक, देन कंपनीज एक्ट में और कुछ नहीं है, ये तो रिपीट हो गया है। अब एलओडीआर में 2-3 पॉइंट्स और है। एलओडीआर में कहा है कि जो अपना सीएस होगा वो इस कमेटी का भी सेक्रेटरी माना जाएगा, भी असिस्टेंस वगैरह का काम करेगा। देन लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि ऑडिट कमेटी चाहे तो किसी भी टाइप के डिपार्टमेंटल हेड को, या फाइनेंस डायरेक्टर हो गया या फिर इंटरनल ऑडिटर हो गया, वो चाहे तो उसको अपनी मीटिंग में बुला सकती है डिस्कशंस वगैरह करने के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि वो बिना किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मीटिंग्स में बुलाकर कंडक्ट कर ले। तो ये सारा का सारा था हमारा ऑडिट कमेटी का। अब चलते हैं फंक्शंस एंड रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को तो हमने पढ़ लिया, तो फिर एलओडीआर में 3-4 एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स हैं
बाकी तो सेम ही पॉइंट्स है कंपनीज एक्ट वाले। अब देखो कौन सी कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, तो ऑब्वियसली बात है इसका काम रिलेटेड होगा फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एस्पेक्ट से। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या बात बोली है, ऑडिटर के रिगार्डिंग, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रेम्युनरेशन, उसका रेम्युनरेशन, इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हम पूरा डीडी में पढ़ते हैं, वो सारा का सारा काम किसका है, यहाँ पे ऑडिट कमेटी का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात बता रखी है कि गवर्नमेंट कंपनी में हमें एग्जेम्पशन दे रखी है कि गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन जो है वो तो मेन गवर्नमेंट ही करती है, और सॉरी रेम्युनरेशन जो है वो यहाँ पे ऑडिट कमेटी कर लेगी, इसके अलावा बाकी सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर है। अब देखो पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है कि ऑडिटर काम कैसे कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी कैसे चल रही है, तो वो सारा का सारा काम भी किसको देखना है, ऑडिट कमेटी को देखना है। देन उसकी रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कंपनी आरपीटी के साथ क्या ट्रांजैक्शन कर रही है। ऑल्सो अगर आपको याद हो हम पढ़ते हैं ऑमनिबस अप्रूवल, ठीक है, जो 1 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो 1 साल के लिए एक ही बार में अप्रूवल दे देती है कमेटी, तो वो भी इसका एक फंक्शन है ऑमनिबस अप्रूवल वाला, ठीक है। देन जो भी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो सब की चेकिंग करना, वैल्यूएशन वगैरह वाला काम करना, कंट्रोल्स आईसीएस प्रॉपर है नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है नहीं है, ठीक है, हमने जो फंड रेजिंग की है उसका हम यूज किस तरीके से कर रहे हैं, एंड यूज क्या है, तो ये सारे के सारे काम किसके रहेंगे, ऑडिट कमेटी के रहेंगे। ये हमने एज पर कंपनीज एक्ट देखा। अब हम लोग चलते हैं एलओडीआर के कहते हैं, तो एलओडीआर में भी ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सेम है, बस 2 से 3 पॉइंट्स आपको अलग से मिल जाएंगे। देख लो सबसे पहले आपको क्या बोला है यहाँ पे, फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो वाला चेक करना है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है चेक करने हैं, वही अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन वगैरह चेक करना है, देन जो पेमेंट वगैरह आप उनको दे रहे हो वो चेक करना है, ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करनी है। बस यहाँ पे आपको कंटेंट में थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड और कर दिए हैं, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन का क्या टाइप है, तो ये सब बेसिक बेसिक आपको देख लेना है। देन देख लो वही है, मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंस वगैरह चेक करनी है, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, वो चेक करने, फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक करने, तो ये बेसिक वही है, बस 2 से 3 आपको अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे एक विसिल ब्लोअर अलग से मिल जाएगा, देन अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ अलग से मिल जाएगा, तो आखिरी के 2 से 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे एक चीज है, जो डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन था अगर हमने इंटरेस्ट का या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट पढ़ लो, तो उसके बाद इसको रीड कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बोला है ऑडिट कमेटी को कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो क्या करनी है, मैंडेटरीली रिव्यू करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसको मैंडेटरीली क्या करनी है, रिव्यू करनी है। सबसे पहले इसने क्या बोला है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस जो रिपोर्ट जाती है फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर वो चेक करेंगे, देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो चेक करेंगे, एमआर वगैरह जो इशू किए जाते हैं ऑडिटर को बाय द मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है, तो ये बेसिक सारी चीजें हैं, इनको मैंडेटरी है ऑडिट कमेटी के लिए कि वो चेक करें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मैंडेटरी चेक करनी है, तो ये तो रीडिंग कर लोगे तो आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देन स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस है, एलओडीआर में हम लोग देखते हैं। चलो अब आ जाओ, आपको नेक्स्ट गिवन है पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। कंपनीज एक्ट में क्या बोला है कि ऑडिट कमेटी के पास में पावर्स है कि वो जब भी चाहे ऑडिटर से या इंटरनल ऑडिटर से कुछ भी चीज पूछ सकती है, क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कैसे आपने रिव्यू करा है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है अपनी कंपनी में, अगर उसको लगता है कि वो उसके एरिया से, उसके ड्यूटी से रिलेट करता हुआ है। और यहाँ पर एलओडीआर में भी आपको यही पॉइंट बोल रखा है कि उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो भी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एलओडीआर में या कंपनीज एक्ट में, जो भी एरिया है उससे रिगार्डिंग वो कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है एम्प्लॉय वगैरह से या किसी से भी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड कोरम ऑफ ऑडिट कमेटी। मीटिंग्स जो है वो कितनी होगी साल में, एटलीस्ट 4, और उनके बीच का जो गैप रहेगा दैट इज व्हाट, नॉट मोर देन 120 डेज, तो मैक्सिमम 120 डेज का गैप रहेगा। कोरम तो वही है 2 और 1/3 व्हिचएवर इज हायर, और उसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना मैंडेटरी है, ठीक है। चलो तो विद दिस हमारी जो फर्स्ट कमेटी थी दैट इज व्हाट, ऑडिट कमेटी, वो हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेटी पे। नेक्स्ट कमेटी हमारी कौन सी है, एनआरसी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की सेक्शन की, तो यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर क्या आ रहा है, सेक्शन नंबर 178, ठीक है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन क्या था 177, एनआरसी में सेक्शन क्या है 178। अब देखो जो लिमिट्स हमें गिवन है वो लिमिट्स वही है, एवरी लिस्टेड कंपनी,
ठीक है। देन इसके अलावा एवरी पब्लिक कंपनी उसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 CR और मोर, देन टर्नओवर कितना है 100 CR और मोर, और जो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स है वो एक्सीड करते हुए हैं 50 करोड़ के। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, सेक्शन 178 एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन 8 पे, और जो IFSC पब्लिक कंपनीज हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हम लोग LODR का रेगुलेशन नंबर 19 है। अच्छा, ऑडिट कमेटी में क्या था, रेगुलेशन नंबर 18 था, तो वो 177 और 18, ठीक है। यहाँ पे 178 और 19 रेगुलेशन ये आपको लर्न करने हैं। अब देखो आते हैं हम लोग कॉम्पोजिशन पे। सबसे पहले हमें क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड सच अदर क्लास और क्लास ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे ये सच अदर कौन सी है, जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप देख लेना। क्या बोला है इसमें, कितने चाहिए, 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर नहीं बनेंगे। एनआरसी में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर हमने एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, सारा रेम्युनरेशन खुद को ही दे देंगे ना वो, क्योंकि ऑब्वियस वो बायस्ड हो जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं। और उसमें से क्या बोला है, उसमें से भी 1/2 यानी आधे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, उसमें से 1/2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो कंपनी का चेयरमैन है ना, कंपनी का चेयरमैन इस कमिटी में मेंबर बन सकता है, भले ही कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, भले ही कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, वहां पे दोनों को अलाउ कर दिया। लेकिन कंपनी का चेयरमैन मेंबर तो बन सकता है, पर इस कमिटी का चेयरमैन नहीं बन सकता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमें बोला है कंपनीज एक्ट में। अब चलते हैं LODR के रेगुलेशन नंबर 19 पे। यहाँ पे अगेन वही सेम चीज बोली है, 3 डायरेक्टर्स होंगे और सारे के सारे क्या होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। यहाँ पे क्या बोला है, 2/3 एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, और चेयरपर्सन भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन अगेन वही सेम चीज की कंपनी का चेयरपर्सन, यहाँ पर चेयरपर्सन नहीं बन सकता पर मेंबर बन सकता है। देन कोरम के लिए क्या बोला है, कोरम ऑफ द कमिटी भाई 2 मेंबर्स और 1/3 whichever इज ग्रेटर। और यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट 1, वहां पे 2 था, यहाँ पे एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर बोला है जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन को AGM में भी प्रेजेंट रहना है, ताकि जो भी क्वेरीज वगैरह है वो उनको सॉल्व करा सके। और ये जो कमिटी है वो एटलीस्ट साल में 1 बार इनकी मीटिंग होना जरूरी है। अब देख लो फंक्शन तो बहुत इजी है। काम क्या है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन। सबसे पहले पता करना है कौन कौन से जो पर्सन्स हैं जो कि केपेबल हैं, जिनको हम नॉमिनेट कर सकते हैं एज डायरेक्टर्स। तो जो भी क्राइटेरिया है डिसाइडेड कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कि कौन कौन से पर्सन केपेबल हैं ऑफ बिकमिंग डायरेक्टर, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी की सारी चीजें। और जो भी आप डिसाइड किया उसके लिए आप क्या बनाओगे, अपनी एक पॉलिसी बनाओगे, और उसमें जो भी आप रेम्युनरेशन पे करोगे वो भी आप चेक करो कि रेम्युनरेशन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, जो पर्सन जो फंक्शन कर रहा है वो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है ना, कहीं एक्सट्रीम तो नहीं है वो, ठीक है, क्लियर है एकदम। ये सारी चीजें आप वहां पर चेक करो। और ये जो भी आपकी पॉलिसी बनी हुई है इस सब के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर आप कहाँ पे दोगे, वेबसाइट पर भी और बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर देना है। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे जो कमिटी है कौन सी, NRC, वो हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमिटी पे। नेक्स्ट कमिटी देख लो यहाँ पे SRC हमारी कौन सी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। तो ये जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है ये वही अगेन कंपनीज एक्ट में भी गिवन है हमें, और सेबी LODR में भी गिवन है। अब देखो SRC जो है बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, ये कमिटी मैंडेटरी है किसके लिए, उन कंपनीज के लिए जहां पर मोर देन 1000 जो है सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, चाहे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिपॉजिट होल्डर्स हैं, किसी भी टाइप से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 से ज्यादा लोग हो गए तो क्या बनानी पड़ जाएगी आपको, SRC बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, जो SRC है उसका चेयरपर्सन क्या रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा। तो ये हमारे कंपनीज एक्ट में ये बना है। अब आते हैं हम लोग सेबी LODR पे। सेबी में भी अगेन क्या बोल दिया कि मैंडेटरी है कमिटी फॉर्म करना। यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो क्या रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे, उसमें से एटलीस्ट 1 क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर भाई हमने SR वाले इक्विटी शेयर्स दिए तो एटलीस्ट
2/3 हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। देन चेयरपर्सन जो है इस कमेटी का वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मीटिंग में, एजीएम में, और मीटिंग कितनी होगी, मिनिमम 1 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमने समराइज करके देख लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। काम क्या करती है, नाम से क्लियर है, जो भी प्रॉब्लम्स है स्टेक होल्डर्स की, ग्रीवियंसेस है, वो सॉल्व करेगी। ये चेक करेगी कि कंपनी के साथ में कुछ भी इल ट्रीटमेंट तो नहीं कर रही है, ठीक है। देन उनकी जो भी ग्रीवियंसेस आई हैं, क्या वो ग्रीवियंसेस टाइम पे सॉल्व हुई हैं या नहीं हुई है, कितनी पेंडिंग है, कितनी सॉल्व हो गई। देन क्या वो वोटिंग प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या जो भी सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सेटअप कर रखे हैं कंपनी ने, या फिर रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स ने जो भी सर्विसेज वगैरह दी हैं इनके रिगार्डिंग, क्योंकि होते हैं ना एसटीए आरटीए, तो उनकी सर्विसेज एकदम प्रॉपर है या नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड, डिपॉजिट का रीपेमेंट, इंटरेस्ट का रीपेमेंट, ये सब चीजें जो है वो प्रॉपरली की है नहीं की है, मतलब जो भी उनके राइट से रिगार्डिंग चीजें हैं वो सब कुछ इस कमेटी को चेक करना है। एंड देन वही डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, एज वेल एज कंपनी अपने वेबसाइट पर भी डिस्क्लोजर देगी। जो वेबसाइट पे देगी वो क्या क्या बता देगी बेसिकली डिस्क्लोजर में, कि कितना जो है हमने कंप्लेंट्स वगैरह रिसीव करी हैं, कितनी पेंडिंग बची हुई हैं, कितनी हमसे सॉल्व नहीं हो पाई हैं। देन कंप्लायंस ऑफिसर कौन है जो इंश्योर करेगा कि सब कुछ प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है। देन चेयरपर्सन कौन है, तो वो सारी सारी चीजें आपको डिस्क्लोजर में मेंशन करनी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेटी पे। नेक्स्ट हमारी कमेटी कौन सी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, CSR। चलो अब ये सेक्शन नंबर किस में गिवन है, सेक्शन 135 में गिवन है। ये हमने इतनी बारी देख लिया, और इवन अभी हम जो 16 चैप्टर करेंगे वहां पे टॉपिक बहुत डिटेल में है। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स गिवन है, क्या क्या बोल दिया, कंपनीज जिसका नेटवर्थ कितना है 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट कितना है 5 CR और मोर, उनको मैंडेटरीली क्या फॉर्म करनी है, CSR कमेटी फॉर्म करनी है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, 2% वाला कैलकुलेट करने के बाद में, तो जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो एक्सपेंडिचर अगर 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक है, तो सिचुएशन में क्या बोल दिया कि आपके लिए कमिटी जो है ये मैंडेटरी नहीं होगी। दैट मींस वैसे नॉर्मली CSR एप्लीकेबल हो रहा है तो कमिटी बनानी पड़ती है, लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया, अगर आपका खर्चा कम है 50 लाख रुपीज से कम है तो सिचुएशन में कमिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर वो काम बोर्ड करना चाहे तो वो खुद से कर सकता है, ठीक है। बनाना चाहो तो भाई ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कमिटी। ओके अब देखो क्या बोला, जो अपनी कमिटी है उसमें 3 और मोर डायरेक्टर्स होंगे, और उसमें से एटलीस्ट 1 क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। अब देखो हमें कुछ रूल्स में जो है अपने कंपनी CSR रूल्स कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखा है। सबसे पहले क्या बोला है, अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर एक प्राइवेट कंपनी है, अभी हमने बात की थी ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको चाहिए होता है। अब देखो हो सकता है कि कुछ कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक जो विद इन द लिमिट नहीं फॉल कर रही है आईडी के, तो मतलब उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर प्राइवेट कंपनी से तो मतलब वैसे भी नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या बोला, अगर वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है तो आपको क्या उस कमिटी में आईडी लेकर आओगे क्या, अलग से अपॉइंट करोगे क्या आप उस कमिटी के लिए, तो बोला कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो फिर आपकी कमिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे तो चल जाएगा। सेकेंड क्या बोला है, देखो प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब आपकी कमिटी में अभी हमने क्या पढ़ा, मिनिमम कितने चाहिए 3। तो अब जब एक्ट में बोल दिया चाहिए ही मिनिमम 2, कमिटी में बोल रहा है 3, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और आपने सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं कि आप 2 डायरेक्टर से अपने CSR कमिटी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। देन इसके बाद में बात की फॉरेन कंपनी के बारे में, तो फॉरेन कंपनी में भी क्या अलाउ कर दिया कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, जिसमें से 1 पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए जो कंपनी के बिहाफ पर वही नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिसीव कर सके। इसके बाद में आपकी कमिटी के बारे में आपको डिस्क्लोजर वगैरह देने पड़ेंगे बोर्ड रिपोर्ट में, CSR पॉलिसी के बारे में। तो रिपोर्टिंग वाला तो हम ऑलरेडी पूरा 14 चैप्टर में देख चुके हैं। चलो अब देख लो फंक्शंस क्या, सबसे पहले तो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बनाना, देन कितना एक्सपेंडिचर आएगा और कहाँ पे हमें एक्सपेंस करना है वो सब बोर्ड को बताना, और इसके अलावा जो आपकी पॉलिसी है उसको चेक करते रहना टाइम टू टाइम। तो वो सारी की सारी चीजें CSR कमेटी में फंक्शंस में आ जाएंगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारी जो कमेटी है वो LODR के रेगुलेशन नंबर 21 के अकॉर्डिंग्स में है, दैट इज व्हाट
रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, इसके बारे में हमने 12 चैप्टर में बहुत जगह पे इसका रेफरेंस आया था। ये रिस्क मैनेजमेंट करने का काम करती है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। अब देखो ये एप्लीकेबल जो है ना वो किस किस पे हो रही है, यहाँ पर मेंशन्ड है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को ही आरएमसी मैंडेटरीली बनानी है, इसके अलावा ऑप्शनल है। और जो अपनी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है उसको भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसमें मिनिमम कितने लोग होंगे, 3 मेंबर्स होंगे और उसमें से मेजॉरिटी बोर्ड मेंबर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे इसने बोला मेजॉरिटी बोर्ड मेंबर्स होंगे, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इस कमेटी में और भी लोग हो सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मेंबर्स ही नहीं, और भी जो लोग हैं मैनेजमेंट के, सीनियर मैनेजमेंट के, वो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग क्या होने चाहिए, बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए, और इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, इस कमेटी का हमें कोरम गिवन है। कोरम में बोला है 2 और 1/3 व्हिचएवर इज हायर, और एक बोर्ड का मेंबर हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और क्या बोला है कि जो मीटिंग्स होंगी वो मीटिंग्स कैसी होंगी, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। पहले वंस था, अब वो अमेंड करके ट्वाइस अ ईयर कर दिया है। और हमें इस तरीके से करना है कि नॉट मोर देन 180 डेज का गैप हो, मतलब मैक्सिमम 180 डेज ही हो 2 मीटिंग के बीच में, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो अभी तक जो भी हमने बात की वो सारी कमिटीज कैसी हैं, मैंडेटरी कमिटीज थी, ठीक है। हमने कंपनीज एक्ट में भी देख ली 4, कौन कौन सी, ऑडिट कमेटी, इसके बाद में हमने एसआरसी, एनआरसी और सीएसआर कमेटी। अगर हम लोग बात करें एलओडीआर की तो उसमें हमने बाकी दिन तो सेम थी, बस सीएसआर की जगह पे यहाँ पे कौन सी थी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे थी, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ कमिटीज ऐसी गिवन है जो कमिटीज मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे आपका हम डीडी में बढ़ते हैं ऑडिट्स, बहुत सारे ऑडिट्स है ऑप्शनल है। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी क्या बोल दिया, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लग रहा है कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोई मैटर्स हो रहे हैं, तो उस वाले एरिया के साथ में आप डील करने के लिए नॉन मैंडेटरी कमिटीज बना सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑब्वियस बात है अपना पूरा सब्जेक्ट है किस पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इतनी सारी जो हम ये चीजें कर रहे हैं, गवर्नेंस के नॉर्म्स और रूल्स वगैरह, ये सब तो मानने ही पड़ते हैं कंपनी को। तो अगर ये कंपनी को लगता है कि यार ये सब चीजों को देखने के लिए हमें कमेटी बना देनी चाहिए, तो आप अलग से कमेटी बना सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। देन आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपनी रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी। अब ये देखो नाम से समझ में क्या आ रहा है, कंप्लायंस एस्पेक्ट के साथ डील करने के लिए, रेगुलेशन के साथ में डील करने के लिए, चाहे कंपनी के एक्सटर्नल कंप्लायंसेस हो चाहे कंपनी के इंटरनल कंप्लायंस हो, दोनों सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रॉपर है नहीं है, वो सब कुछ चीजों को देखने के लिए यहाँ पे ये कमेटी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अपना आईसीएसआई है, आईसीएसआई रेकमेंड कर रहा है पब्लिक कंपनीज को जिनका कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल ऑफ 5 CR और मोर, पेड अप कैपिटल ऑफ 5 CR और मोर, इनके लिए वो क्या बोल रहा है कि आपको ये वाली कमेटी रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस कमेटी बनानी चाहिए। अच्छा ये चीज याद रखना, ये वाली लिमिट जिसके ऊपर, जिस कंपनीज के ऊपर है वो वाली कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये मत सोचना कि यहाँ पे लिमिट दे दी मतलब मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी नहीं है। ये बोल रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जिनका कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वो उसको रेकमेंड कर रहा है, क्योंकि आप बड़ी कंपनी में फॉल कर रहे हो तो आपको ये कंपलसरी तो नहीं है, पर हम रेकमेंडेशन दे रहे हैं कि आपको बनानी चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनी में आ गए तो आपको कंप्लायंस के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर मैंडेटरी बन जाए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, आपको मैंडेटरी बेसिस पे ये वर्ड दिख जाएगा बट लैंग्वेज देख लो बिगनिंग से। आईसीएसआई रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सजेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमिटी ऑन अ मैंडेटरी बेसिस, यानी यहाँ पे उसकी रिकमेंडेशन है, वो सजेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहा है कि उनके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए, ठीक है। पर अभी तक मैंडेटरी है क्या, अभी तक मैंडेटरी नहीं है। वो ये बोल रहा है कि आप मान लो कि आपके लिए मैंडेटरी है और आप कंप्लायंस वाली कमेटी बना लो, तो वो चीज आप ध्यान से याद रखना, अभी वो मैंडेटरी नहीं हुई है। अब देखो इसका काम तो वही है जो हम बेसिक पढ़ते हैं, कंप्लायंस एस्पेक्ट, क्या कंपनी ने कंप्लायंस किया एक्सटर्नल के साथ में,
क्या जो भी कंपनी की इंटरनल कंप्लायंस है उसके हमने कंप्लायंस किया, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस प्रोग्राम, कंप्लायंस एडवाइजरी, ये सब चीजें प्रॉपरली है या नहीं है, ऑडिट जो है वो प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, कंप्लायंस ऑडिट या इंटरनल ऑडिट व्हाटएवर, क्या हमने रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स प्रॉपर किए हैं, क्या हमने कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान वगैरह बनाया है, क्या अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ हुआ है नहीं हुआ है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह दी है नहीं दी है। तो ये वाली पूरी कमेटी के लिए आपका डीडी का चैप्टर नंबर 1 आपको याद होगा, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। उस चैप्टर में से पॉइंट उठाओ और यहाँ पर लिख कर आ सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कौन सी कमेटी है हमारी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी। अब देखो कोई कोई कंपनीज होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम टाइम टू टाइम इनोवेशन करते रहें, ठीक है, हम अपडेटेड रहें, हम नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए, हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहें, तो उनको लग सकता है कि हम एक अलग से कमेटी ही बना देते हैं जिसमें ऐसे जो साइंस वाली फील्ड के या R&D वाली फील्ड के डायरेक्टर्स को हम वहां पे इन्वॉल्व करा देंगे, तो वो सब कुछ करते रहेंगे। अच्छा इवन सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट की जा रही है आजकल, तो CSR के अलावा जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं वो कैसे करें क्या करें, तो उसके लिए भी एक कमेटी आप चाहो तो बना सकते हो। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस कमेटी या कस्टमर ग्रीवेंस कमेटी। अब आपको लग रहा है कस्टमर की ग्रीवेंसेस काफी ज्यादा है, या आपको लगता है कि कस्टमर्स एकदम 100% सेटिस्फाइड रहने चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स एकदम होता है ना इंस्टेंट सॉल्व हो जाए, तो उस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप इसके लिए भी एक अलग से कमेटी बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी। अब आपको याद हो जब हम पढ़ते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, तो वहां पर एक पॉलिसी बनती है और इसके लिए कमेटी भी यहाँ पे आई थी, तो वहां पे वही था, मैंडेटरी तो नहीं है, पर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में काफी ज्यादा फ्रॉड्स के इंस्टेंसेस या चांसेस है, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाले कमेटी जो है वो फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही फ्रॉड जो है ना वो हमें होने से पहले पता चल रहा है, या आपको लग रहा है काफी ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो अगर वो फ्रॉड का मैटर काफी ज्यादा है या आप ज्यादा प्रिकॉशियस हो तो आप एक कमेटी बना सकते हो। देन IT वही है कि आप आजकल तो सब कुछ बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो गया है, फिजिकली तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ एकदम वर्चुअल है, इलेक्ट्रॉनिक है और सब में IT का यूज आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस वाले एरिया में भी बहुत रिक्वायरमेंट है तो आप एक कमेटी बना लो। देन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू कमेटी। अब देखो अपनी कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, देन अपने टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं या एम्प्लॉयज वगैरह भी हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली चेक करें, तो उसके लिए आपको लग रहा है अच्छे से चेकिंग हो जाए, कुछ चीज मिस नहीं हो, तो आप कौन सी कमेटी बना सकते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली कमेटी बना सकते हो, ठीक है। देन आता है क्रेडिट कमेटी। अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये बात कर रखी बैंक्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं कि अगर उन्होंने एक लिमिट से बियॉन्ड जाके लोन दिया है तो फिर वो चेक कर पाएंगे अपनी कंपनी में, मान लो अगर डील करती है क्रेडिट बेसिस पे, तो किसको दे रहे हैं, कौन डेटर है, कितनी टाइम में रिपेमेंट वो कर देगा, क्या वो केपेबल है नहीं है, वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला, तो ये बेसिकली ये सब चीजें अगर आपको लगता है चेक करनी चाहिए अलग से, तो अगेन आप बना सकते हो क्रेडिट कमेटी। और अपनी जो लास्ट है दैट इज व्हाट, एथिक्स कमेटी। तो अब जो एथिक्स कमेटी है उसका तो नाम से ही काम क्लियर है कि आपकी कंपनी में एथिकल कंडक्ट हो रहा है, कोई मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है, करप्शन, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, ये सारे मैटर्स तो वहां पर नहीं है। अगर मान लो किसी ने कुछ अनएथिकल काम किया तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, मैकेनिज्म्स क्या है, तो ये सब जो चीजें हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एथिक्स कमेटी बना सकते हो। तो जो अभी हमने लास्ट में सारी बातें की हैं वो किससे रिलेटेड है, ऐसी कमिटीज विच आर नॉन मैंडेटरी, और बिगिनिंग में जो कमिटीज थी वो सारी मैंडेटरी थी। तो काफी इजी सा चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। चलो थैंक यू।